हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को फिजिक्स क्लास 12th का 7th क्वेश्चन नंबर बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th क्या है? क्वेश्चन नंबर 7th क्या है? हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 7th क्या है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। तो हमें एक तार का प्रतिरोध क्या दिया है? 8 ओम दिया है। यानी तार का प्रतिरोध आर बराबर कितना दिया? 8 ओम दिया है। ठीक है। कह रहा है इसे दुगनी लंबाई तक खींचा जाता है। यानी तार को जब नहीं खींचा गया था, उसके पहले तार का प्रतिरोध कितना था? 8 ओम था। कितना था? आर बराबर 8 ओम था। लेकिन इसे बाद में क्या किया गया कि उसके अपने पूर्व मतलब कि मूल लंबाई से, यानी मूल लंबाई एल था, उस लंबाई से कितना खींचा गया? दुगनी लंबाई तक खींचा गया। यानी एल डैश बराबर कितना हुआ? 2 एल हो गया। तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का नया प्रतिरोध आर डैश बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ देख लीजिए, एक बात समझिए। यहाँ पे देखिए तार, देखिए इतना बड़ा है, यहाँ पे तार इतना बड़ा हो गया। मान लीजिए यहाँ पे तार क्या है? एल लंबाई तक है। ठीक है। बाद में इसको कितना खींचा गया? एल डैश, माने क्या? एल डैश लंबाई तक खींचा गया। कितना लंबाई तक? एल डैश तक। एल डैश का मतलब हुआ कि अपने पूर्व लंबाई का 2 गुना खींचा गया, यानी 2 एल खींचा गया। ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा बताओ तार का आयतन इसका और इसका कितना होगा? तो तार का आयतन तो कभी नहीं बदलेगा। तार का आयतन जितना यहाँ खींचने से पहले है उतना खींचने के बाद भी होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, तार का आयतन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्षेत्रफल बदल जाएगा। देखिए क्षेत्रफल ए था तो क्या होगा? ए डैश। और लंबाई एल था तो क्या हो गया? एल डैश हो गया। ठीक है। तो ये भी बराबर क्या होगा? ए एल। और भी बराबर क्या होगा? ए डैश एल डैश। ठीक है। तो यहाँ भी दोनों बराबर रहेंगे। तो ए एल बराबर क्या होगा? ए डैश एल डैश। तो ए के बटा में ए डैश कर दिए, एल डैश के बटा में एल को ला दिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे तार की ऊंचाई जो है वही लंबाई ही है। ठीक है। यहाँ पे ऊंचाई मतलब बेलन का आयतन होता है, तो वो ऊंचाई जो होता है वो लंबाई हो गया, तार का लंबाई हो गया। तो भी बराबर अगर देखा जाए तो ए दिया है, तो ए का मतलब कि ए का मतलब क्या होता है? ए माने क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई है। और एल का मतलब क्या होगा? ऊंचाई हो जाएगा। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया, यानी आयतन में। ठीक है। और ये क्षेत्रफल है, एल क्या है? ऊंचाई हो गया। ठीक है। जबकि एल को क्या यहाँ मानेंगे? ओ की लंबाई ही है, समझिए। ठीक है। एल लंबाई है, लेकिन यहाँ पर फार्मूला को सेटअप करने के लिए ऊंचाई माना गया। ठीक है। आइए देखिए इसमें क्वेश्चन में, देखिए चूंकि तार को खींचने पर आयतन नहीं बदलेगा। बात तो सही है, तार को खींचने पर आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है। प्रश्नानुसार दिया है तार खींचने से पूर्व लंबाई कितना था? एल था। और तार खींचने के बाद लंबाई कितना हो गया? एल डैश बराबर 2 एल हमको दिया था, दुगना कर दिया गया। तो एल डैश रहने दीजिए, इसको एल बटे में लाइए, तो एल डैश बटा एल बराबर 2 हो गया। और देखिए मैंने कहा था ना कि आयतन नहीं बदलेगा। तो आयतन देखिए, जिस खींचने से पहले भी एल था और खींचने के बाद भी ए डैश एल डैश था। एल डैश ए डैश एल डैश है। ठीक है। माने आप कह सकते हैं कि आयतन नहीं बदलेगा, बाकी इसका क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बदलेगा अनुप्रस्थ काट का, और लंबाई बदलेगा। ठीक है। लेकिन आयतन न बदलने के कारण ए एल बराबर ए डैश एल डैश बराबर हो गए। ठीक है। तो ए के बटा में ए डैश ला दिए, ए के बटा में ए डैश ला दिए, और एल डैश के बटा में एल कर दिए। ठीक है। और ये मैंने बताया था ना कि एल डैश बटा एल का मान कितना दिया? 2। यहाँ 2 रख दिए, तो ए बटा ए डैश की भी वैल्यू 2 हो गई, एल डैश बटा एल का भी वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद देखिए अब तार का प्रतिरोध बताइए क्या होता है? तार का प्रतिरोध खींचने से पूर्व, यानी तार को खींचने से पूर्व आर बराबर क्या होता है? रो। रो प्रतिरोधकता तो सेम रहेगी, एल बटा ए होता है, समीकरण 1 मान लीजिए। लेकिन तार को खींचने के बाद तार का प्रतिरोध क्या होगा? आर डैश बराबर क्या हो गया? रो। रो तो बदलेगा नहीं, क्योंकि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की नहीं बदलती है, क्योंकि एक ही पदार्थ से अगर बना हुआ है तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर लंबाई एल डैश हो गया और क्षेत्रफल ए डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में, इसे समीकरण 1 माने, इसे समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देते हैं। तो देखिए आर डैश रो एल डैश बटा ए डैश, और इसमें भाग देंगे आर बराबर क्या? रो एल बटा ए हो गया। ठीक है। इसको बटे में लिख दिए। अब इसको भाग देंगे तो देखिए यहाँ रो से रो कट जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्या आएगा? देखिए आगे नोट कर लीजिए। आइए देखिए आगे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा? आर डैश बटा आर बराबर, अब यहाँ क्या बचेगा? एल डैश बटा ए डैश। अब इसको पलटी मारेंगे, क्या होगा? ए बटा एल। देखो मैंने कहा था 1 2 3 4 पार्ट रहने से एक को मैंने ज्यों का त्यों लिखा। ठीक है। उसके बाद एल बटा ए को हम ए बटा एल कर दिए। अब इसको अरेंज करिए, एल डैश बटा एल लाइए, इंटू
अब ए के बटा में क्या लाइए, ए डैश ला दिए। बोलिए तो अब बताइए ए एल डैश बटा ए एल का वैल्यू कितनी है, बोलिए 2 है। और गुड़े इसका वैल्यू क्या है, 2 है, तो कितना आया, 4 आया। बोलो आर डैश बटा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमको तो निकालना है आर डैश, नया प्रतिरोध। 4 ए गुणा करा दिए आर, तो आर डैश बराबर बताओ 4 गुणे आर की वैल्यू कितनी दी थी, 8 ओम। तो बताओ 8 चौक 32 ओम। आर डैश का मान 8 चौक 32 ओम। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आइए नोट करिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है समान लंबाई के तांबे के 2 तार हैं। देखिए पहली बात तो लंबाई समान है, तो लंबाई समान है तो लंबाई तो बदलेगी नहीं। और दोनों तार क्या है, तांबे के ही बने हैं, तो दोनों की प्रतिरोधकता भी रो क्या होगा, नहीं बदलेगा। कह रहा व्यासों का अनुपात 1:2 है। तो इसमें दिया है हल में कि लंबाई समान है, अनुपात कितना दिया है व्यासों का, D1:D2 बराबर 1:2 है। ठीक है, कह रहा उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी R1:R2 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जानिए कि डी को व्यास कहते हैं। अगर कोई तार लेंगे इसके सामने का एरिया ही क्या कराएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये वृत्त के आकार का है, इसलिए एरिया बराबर यानी वृत्त का क्षेत्रफल एरिया का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दोनों एक ही होता है। आप वृत्त का क्षेत्रफल कह लो चाहे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह लो तार के, ठीक है, वो ए ही होता है। ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है और आर बराबर D/2 होता है, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। तो ए की जगह फिट करिए, ए बराबर पाई लिखिए, आर का वैल्यू D/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैंने यहाँ कर दिया। अब आगे देखिए, अगर हम प्रतिरोध किसी भी चालक या तार का प्रतिरोध की बात करेंगे तो आर बराबर क्या होता है, रो L/A होता है। तो रो लिखिए, एल लिखिए, ए का बताइए वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होगी। देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। अब आर को चेंज करेंगे तो आर की जगह क्या रखेंगे, D/2। तो यहाँ देखिए रो हो गया L/पाई और आर की जगह D/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 2 तार है, तो 2 तार है तो 2 मतलब 2 प्रतिरोध होगा। यानी पहला प्रतिरोध देखिए R1 प्रतिरोध, हम यहाँ R1 बराबर क्या लिखेंगे, तो रो तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। एल भी देखो बदलेगा नहीं क्योंकि दिया गया है, लंबाई समान है। अब पाई वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे व्यास क्या है, बदल रहा है, यानी D1/D2 का होल स्क्वायर। तो रो L/पाई D1 की वैल्यू बताइए क्या है, ये देखिए D1 की वैल्यू है और ये देखिए D2 की वैल्यू है। D1 की वैल्यू 1 हो गया बटे 2 का होल स्क्वायर। तब देखिए रो L/पाई गुणे 1 को स्क्वायर करेंगे कहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो समीकरण 1 यहाँ तक बन गया। आइए नोट करिए, तब समीकरण 2 बनाए। ठीक है, देखिए हम R2 निकालेंगे तो R2 से देखिए R1 निकला गया। R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L/पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो L/पाई। D2 की वैल्यू कितनी थी बताइए, 2, 2 था ना, और बटा क्या है 2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा, इसको इससे कटेगा तो क्या हो जाएगा, रो L/पाई और 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। बोलिए 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा। तो यहाँ से क्या बन गया, रो L/पाई। तो R2 की वैल्यू इतनी आ गई। इक्वेशन ए सेकेंड हो गया। अब इसको क्या करिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर दीजिए। R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L/पाई बटा R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो L/पाई/4। देखो हुआ, अरे 4 को मल्टीप्लाई करा लो। देखो इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए एक बार, देखिए रो रहेगा, मेरा रो यल तो वही रहेगा, अच्छा नहीं लग रहा, रो यल तो वही रहेगा बटा पाई वही रहेगा। अब ये गुणे करके हम क्या करेंगे, गुणे का एक बार और लिख दीजिए बटे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो क्या होगा, रो यल। अब 4 ऊपर चला जाएगा, बोलिए 4 ऊपर जाएगा, नहीं बोलो 4 ऊपर जाएगा, बटा में क्या रहेगा, पाई, बटा में पाई। अब इसको परिवर्तन करिए, देखिए 1 2 3 4, 4 रहने पर 2 को आप ज्यों का त्यों लिखिए और गुणे इसको पाई बटा क्या कर लीजिए, 4 रो यल। तो पाई से पाई कट गया, रो यल से रो यल कट गया।
तो यहाँ पर क्या आया बताइए, 1/4 आया, बोलिए 1/4 आ गया। तो आप बताएं यहाँ से कि R2/R1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। हमको R2 की वैल्यू पता करना था, तो R2 बराबर क्या होगा, ई R1 की वैल्यू यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो R1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलिए R1/4 नोट करिए यहाँ तक। देखिए हमारा अनुपात आ चुका है। देखिए इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 4R2। बोलो अब क्या हो जाएगा, 4R2 हो जाएगा। तो यहाँ एक है, कल्पना कर लीजिए, तो R1 बटा R2 बराबर 4/1 हो गया। तो R1 अनुपाते R2 बराबर क्या हो जाएगा, 4/1। आ गया आंसर, नोट करिए। ओके नोट करिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, ठीक है। देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ नियम है, पहले नियम समझ लीजिए। देखिए नियम इस साइड, देखिए एक होता है ओमी परिपथ और एक होता है अनओमी परिपथ। इसका मतलब होता है, पहला ओमी परिपथ का मतलब जो ओम के नियम का पालन करता है वो ओमी परिपथ। यानी आप कह सकते हैं V/I का जो रेशियो R होता है, यानी स्थिरांक जो R होता है और नियत अगर है तो समझो ओम के नियम का पालन कर रहा है और ये ओमी परिपथ होगा। दूसरा देखिए अनओमी परिपथ का मतलब क्या हुआ कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, यानी V/I का जो अनुपात R स्थिरांक है, नियतांक है, वो चेंज हो गया, ठीक है, यानी वो पालन नहीं कर रहा है। तो समझ जाना वो क्या है, ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है, वो अनओमी परिपथ है, ठीक है। अब देखिए R बराबर V/I होता है, ओम के नियम के अनुसार ये फार्मूला R बराबर V/I या V/I बराबर R होता है, ठीक है। तो R क्या है, प्रतिरोध। जहां R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है, ठीक है। V विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। I धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। ये तो रहा बातें किसका, नियम की, ओम के नियम की सारी बातें ये बताया हूँ। लेकिन आइए देखिए, कह रहा है 9 क्वेश्चन कि एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर, माने एक चालक था उसे 50 वोल्ट का विभवांतर दिया गया और 2 मिली एम्पियर का धारा दिया गया। फिर कह रहा है तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है और 60 वोल्ट पर कितने एम्पियर की धारा बहती है, 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन दिया है, एक 50 वोल्ट पर, एक 60 वोल्ट पर दिया है। 50 पर 2 मिली दिया है और 60 पर 3 मिली दिया है, ठीक है। तो दो स्थिति हम लगाएंगे, चालक ओमी है या अनोमी है, इसे गणना द्वारा स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रथम स्थिति देखिए और द्वितीय स्थिति देखिए, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू, दोनों प्रतिरोध की वैल्यू अगर समान आ गया तो ओमी परिपथ होगा, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू भिन्न भिन्न आ गया तो अनओमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनओमी। तो देखिए प्रथम स्थिति में देखिए दिया है V बराबर आपको क्या दिया है, 50 और I बराबर कितना है, 2 दिया है। तो आप देखिए मिली एम्पियर में दिया है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। तो आप पहले धारा को बदल लीजिए, मिली एम्पियर में दिया है तो I बराबर 2 × 10⁻3, तो मिली हट गया, केवल एम्पियर हो गया। तो पहला आ गया I, चूंकि R बराबर V/I होता है, V की वैल्यू 50 रख दीजिए और I की वैल्यू 2 × 10⁻³ करिए, 2 से काटिए 25 आएगा और नीचे से ऊपर जाएगा 10⁻³ ओम। R की वैल्यू कितनी आ गई, 25 × 10⁻³ ओम। अब द्वितीय स्थिति क्या है, V का मान क्या दिया है बताइए, V का मान 60 दिया है और 3 मिली एम्पियर दिया। 3 मिली एम्पियर को चेंज करिए 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो R बराबर V/I बराबर क्या होगा, 60/3 × 10⁻³। 60 को काटे तो 20 आया और नीचे से ऊपर गया 10⁻3। देखिए यहाँ पर R की जो वैल्यू आई हुई है वो कितना आई है, 20 × 10⁻3। और जबकि यहाँ R की वैल्यू देखिए कितना आई हुई है, 25 × 10⁻3 आया। दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। अगर यही दोनों सेम आ जाते हैं तो ओमी परिपथ का काम करता है, नहीं ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है। लेकिन दोनों क्या है, भिन्न भिन्न आया है, तो इसका मतलब है कि ओमी परिपथ नहीं है, बल्कि ये क्या है, अनओमी परिपथ है, ठीक है। नोट करिए। देखिए जब दोनों आर का मान भिन्न भिन्न आया तो इसका मतलब क्या है, अतः यह क्या है, अनओमी परिपथ है। आर का मान क्या आया था, पहला 25 × 10⁻³ ओम आया था और दूसरा आर का मान क्या आया था, 20 × 10⁻³ ओम आया था। इसलिए दोनों का मान भिन्न भिन्न है, अतः यह चालक क्या होगा, अनओमी होगा। यह आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नोट करिए दोस्तों।